हेलो फ्रेंड, टीचमेट में आपका स्वागत है। बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा जो कि अगस्त में निर्धारित है, उसके लिए सामान्य विज्ञान से यानी जनरल साइंस से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू लेकर के आपके सामने हाजिर है। इसमें पहले हम कुछ नोट्स इसका देखेंगे, फिर उसके बाद इससे संबंधित एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आपको पता है कि शक्ति यानी कि पावर या फिर सामर्थ्य जो होता है वो हम किसी कार्य करने की दर को कहते हैं। यानी किसी मशीन अथवा व्यक्ति के द्वारा कार्य करने की दर को रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। यानी शक्ति बराबर होता है कार्य बाई समय। कार्य को आप समय से भाग करेंगे तो आपको शक्ति प्राप्त होगा। तो यदि कोई व्यक्ति या कोई कर्ता टी समय में W कार्य करता है तो उसका शक्ति पावर जो होगा वो होगा W/T यानी कार्य बाई समय। और शक्ति का जो एसआई मात्रक होता है वो जूल प्रति सेकेंड होता है, इससे वाट भी कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है और एक हॉर्स पावर में यानी कि अश्व शक्ति में या अश्व सामर्थ्य में 746 वाट होते हैं, 746 वाट होता है। तो ये है। अब देखते हैं कि ऊर्जा क्या होता है। तो किसी भी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को उसकी ऊर्जा कहते हैं। यानी जो कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क होता है उसे हम लोग एनर्जी कहते हैं। ऊर्जा के अनेक रूप हैं, जैसे यांत्रिक ऊर्जा, ऊष्म ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा इत्यादि। और ऊर्जा एक अदिश राशि है, यानी कि इसमें डायरेक्शन नहीं होता है और इसका एसआई मात्रक जूल होता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, एनर्जी का एसआई मात्रक जूल है और यह एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी इसमें डायरेक्शन नहीं होता है, दिशा नहीं होता है। तो चलिए देखते हैं कि यांत्रिक ऊर्जा क्या होता है। यदि किसी पिंड को कुछ यांत्रिक कार्य यानी मैकेनिकल एनर्जी जिसको कह सकते हैं, यांत्रिक कार्य करने की क्षमता प्रदान करती है तो उसे हम लोग यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। यह दो प्रकार की होती है, गतिज ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा। यानी कि जिसमें गति के कारण अगर ऊर्जा हो तो उसको हम लोग गति ऊर्जा कहते हैं, और किसी के स्थिति के कारण यानी कि अगर कोई वस्तु रुकी हुई है या जिस में उसके वेट के कारण, इसके कारण अगर जो ऊर्जा होता है उसमें, तो उसको हम लोग स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो यांत्रिक ऊर्जा इक्वल टू हो जाएगा गति ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, यानी कि काइनेटिक एनर्जी प्लस स्टैटिक एनर्जी। तो अब गति ऊर्जा क्या होता है पहले इसको थोड़ा समझ लीजिए। तो यह वह ऊर्जा है यानी वह एनर्जी है जो किसी वस्तु में उसके गति के कारण होती है। यानी द एनर्जी विच इज ड्यू टू द मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इट्स कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान किलोग्राम है और उसका चाल भी मीटर पर सेकेंड हो तो उसका जो गति ऊर्जा होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा, वो हो जाएगा आपको हाफ mv², यानी कि मास और वेलोसिटी के स्क्वायर को गुना करके हाफ कर देंगे तो वो हमारा काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगा। तो इस तरह से चलिए अब थोड़ा देख लेते हैं कि जो स्थितिज ऊर्जा है वो क्या होती है। तो यह वह ऊर्जा है जो किसी वस्तु या निकाय की स्थिति अथवा दशा के कारण होती है। स्पष्ट है कि यदि कोई वस्तु किसी बल के अंतर्गत एक स्थिति से दूसरी स्थिति में लाई जाए तो इस दौरान किया गया कार्य ही वस्तु की स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित होता है। यानी कि कोई वस्तु अगर रुकी हुई है, कोई कहीं पर जमा है, जैसे पानी को मान लीजिए आप किसी टैंक में भरते हैं, तो अगर वो पानी उसमें भरा हुआ है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा वो है, और जैसे ही अगर आप उसे नल को खोलेंगे तो पानी उससे बहने लगेगा तो उसमें गति ऊर्जा में वो बदल जाएगा। तो इस तरह से कोई वस्तु की स्थिति अथवा दशा के कारण जो ऊर्जा उसमें संचित रहती है उसे हम लोग स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। और स्थिति ऊर्जा बराबर होता है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो होता है mgh, जहाँ पर m द्रव्यमान है यानी कि मास है, g गुरुत्वीय त्वरण है और h जो है वो हाइट है। तो चलिए दोस्तों, इससे पहले भी हमने कई वीडियो गतिज ऊर्जा से संबंधित डाला था, हमने गति के नियम से संबंधित डाला था, आप उसको भी देख सकते हैं। और अब हम लोग कई सारे एग्जाम में जो पूछे गए क्वेश्चन हैं इन चैप्टर पे उसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। तो चलिए, पहला है कि साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है किस तरह से। तो कम काम करने में, कम बल का प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम करने में, या उतनी ही कम मात्रा में काम धीरे धीरे करने में, या उतनी ही मात्रा में काम तेज़ी से करने में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि कम बल का प्रयोग करके भी हम उतनी ही मात्रा में काम कर सकते हैं, उसको हम लोग सिंपल टूल्स बोलते हैं, यानी साधारण यंत्र कहते हैं। साधारण यंत्र किसी व्यक्ति द्वारा कम बल प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम करने में सहायता करते हैं। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति एक संवेदनशील यानी कि सेंसिटिव तराजू पर खड़ा है। यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पर
उसका रीडिंग जो है वो बढ़ जाएगा। यानी कि व्यक्ति के गहरी सांस लेने से, इनहेल करने से तराजू की रीडिंग बढ़ जाएगी, अर्थात तराजू द्वारा व्यक्ति का वजन अधिक दर्शाया जाएगा। 1 लीटर वायु 1.225 ग्राम वजनी होता है, अतः 1 लीटर वायु अंदर खींचने पर व्यक्ति का वजन 1.225 ग्राम बढ़ जाएगा। हालांकि व्यक्ति के घनत्व में कमी दर्ज होगी। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि अगर कोई वायु को इनहेल करेगा, एयर को इनहेल कर लेगा व्यक्ति, तो उसके घनत्व में कमी आएगी, लेकिन उसके वेट में, उसके भार में वृद्धि हो जाएगी। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी राशि सदिश नहीं है? ध्यान देना है, कौन सी राशि वेक्टर नहीं है आपको बताना है। विस्थापन, वेग, बल और आयतन। और ये बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है और इसका सही जवाब है आयतन। आयतन आप जानते हैं कि इसमें दिशा नहीं होता है, बल्कि वेग में, विस्थापन में और बल में डायरेक्शन होता है। तो इस कारण से यहाँ सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। तो वे राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है सदिश राशियाँ कहलाती हैं। जिन राशियों को व्यक्त करने में केवल परिमाण की आवश्यकता होती है उसे हम लोग अदिश राशि कहते हैं। वेग, बल, विस्थापन, त्वरण, संवेग, आवेग, ये सब जो है सदिश राशियाँ हैं, जबकि आयतन अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? समय, विस्थापन, चाल या दूरी? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि विस्थापन जो होती है वो आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में जो न्यूनतम दूरी तय होता है उसी को हम लोग विस्थापन कहते हैं, और ये एक सदिश राशि होती है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? गति, वेग, बल आघूर्ण, विस्थापन या उपयुक्त में से एक से अधिक? तो इसमें आप जानते हैं कि जो गति होता है इसमें डायरेक्शन नहीं होता है, यानी किसी वस्तु द्वारा जो तय की गई कुल दूरी होती है किसी समय में, उसी को हम लोग उसका गति कहते हैं, मोशन बोलते हैं। तो ये अदिश राशि होती है। वे राशियाँ जिनको ये सेम चीज़ है, जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता हो उसे सदिश कहेंगे, और केवल जिसमें परिमाण होगा उसे हम लोग अदिश कहते हैं। जैसे आयतन, दाब, चाल और दूरी, ये सब जो है आपको अदिश राशि का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा दाब, यानी प्रेशर जो होता है वो अदिश राशि है, इसमें दिशा नहीं होता है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन एक सदिश राशि है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है संवेग, यानी कि मास इनटू जो वेलोसिटी होता है वो यहाँ पर है। तो इसमें वेलोसिटी चूँकि हम जानते हैं पहले से ही कि वो एक सदिश राशि, इसलिए संवेग भी एक सदिश राशि होती है। तो ऑप्शन ए जो हमारा है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पदार्थ के संवेग, मोमेंटम और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? अब आपको ध्यान देना है, मोमेंटम यानी कि द्रव्यमान गुने वेग, जिसको हम लोग संवेग कहते हैं, और उसमें भाग करना है आपको वेग से। तो देखिए, अगर आप वेग, संवेग में वेग से भाग कर देंगे तो इसमें क्या होगा, वेग से वेग कट जाएगा तो आपको द्रव्यमान की प्राप्ति हो जाएगी। तो यहाँ पे सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुने वेग, और वेग से अगर उसमें आप भाग कर देंगे तो आपको यहाँ पे, अगर यहाँ पर आपको v से भाग करेंगे तो v से भी कट जाएगा और द्रव्यमान बच जाएगा। नेक्स्ट है, बल गुणनफल है किसका? आपको बताना है कि बल जो है वो किसका गुणनफल है? द्रव्यमान और वेग का, द्रव्यमान और त्वरण का, भार और वेग का, और भार और त्वरण का। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ए बराबर होता है m इंटू ए, यानी मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर मास हो गया द्रव्यमान और त्वरण हो गया एक्सेलरेशन, तो यहाँ पर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि किसी घन के आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल को निरूपित करने वाली संख्याएं समान हो तो उस घन के किनारे की लंबाई माप की इकाई में होगी। कैसे होगी? तो घन का आयतन हो जाएगा 1 क्यूब और घन का पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा 6l स्क्वायर, और दोनों आपस में समान है इसलिए ये दोनों बराबर होगा, इसलिए 1 = 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप इस तरह से समझ सकते हैं, एल जो है वो 6 के बराबर हो जाएगा। ये थोड़ा मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन था। नेक्स्ट है कि ऊर्जा संरक्षण का आशय है। ऊर्जा संरक्षण का जो सिद्धांत होता है वो क्या बताता है? यानी आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़े होंगे कि ऊर्जा न तो
सृजन होता है, ना ही उसका विनाश होता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहाँ पे डी हो जाएगा कि ऊर्जा का न तो सृजन हो सकता है ना ही उसको विनाश हो सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन हो सकता है। जैसे हम लोग पंखा चलाते हैं तो जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी में बदल जाता है, गति ऊर्जा में बदल जाता है। इस तरह से एक ऊर्जा से दूसरे रूप में बदल सकता है, लेकिन कुल ऊर्जा जो है वो संरक्षित रहती है, उसका न तो निर्माण होता है न ही सृजन विनाश होता है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले ऊर्जा के अधिकांश स्रोत संग्रहित और सौर ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंततः सूर्य की ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं होता है। यानी आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा है जो सोलर जो एनर्जी है उससे उत्पन्न नहीं है, उससे बना हुआ नहीं है। तो नाभिकीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा या पवन ऊर्जा। तो आप देखिए यहाँ पे जो सही जवाब है वो है आंसर 1 और 2, यानी कि नाभिकीय ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा। तो भूतापीय ऊर्जा सूर्य द्वारा उत्पादित नहीं होती है, बल्कि पृथ्वी के भीतरी भाग में होने वाले नाभिकीय अभिक्रियाओं से उत्पन्न होती है। और नाभिकीय ऊर्जा का एक ऐसा रूप है जो परमाणु नाभिक यानी कि एटॉमिक न्यूक्लियस द्वारा मुक्त होता है। इस तरह से ये दोनों जो है नाभिकीय यानी कि न्यूक्लियर एनर्जी और जो थर्मल एनर्जी है वो दोनों जो आप देख रहे हैं यहाँ पर सूर्य से उत्पन्न नहीं है, जबकि बायोमास ऊर्जा पेड़ पौधा जो है सूर्य से ही एनर्जी प्राप्त करते हैं, और पवन जो होता है वो भी सूर्य के ताप के कारण ही होता है। इस कारण से यहाँ पर ए और बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे जियोथर्मल और न्यूक्लियर एनर्जी दोनों सूर्य से उत्पन्न नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हवाओं की ऊर्जा होती है केवल स्थितिज, केवल गतिज, विद्युत स्थितिज और गतिज दोनों। तो इसमें केवल गतिज ऊर्जा यानी जो बहती हुई हवा होती है उसी को हम लोग विंड बोलते हैं, और इसमें केवल गति ऊर्जा होती है। हवाओं की गति ऊर्जा को ऊर्जा के अन्य रूप जैसे विद्युत या यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे आप जानते हैं कि जो सोलर विंड मिल होते हैं, पवन चक्की जिसको कहते हैं, उसकी सहायता से हम लोग पवन से बिजली को उत्पन्न करते हैं। तो गति ऊर्जा को हम लोग विद्युत ऊर्जा में बदल लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि वायु शक्ति यानी कि विंड पावर में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। गति ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, सौर ऊर्जा या विकिरण ऊर्जा। तो अभी हम लोग चर्चा किए हैं कि जो पवन चक्की होता है या वायु शक्ति विंड पावर होता है, इसमें गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। बहती वायु से उत्पन्न की गई ऊर्जा को हम लोग पवन ऊर्जा कहते हैं, और पवन ऊर्जा के उत्पादन के लिए हवादार जगहों पर पवन चक्कियों को लगाया जाता है, जिसके द्वारा वायु की गतिज ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, और इस यांत्रिक ऊर्जा को जनित्र यानी जनरेटर की सहायता से विद्युत ऊर्जा में फिर बदला जाता है। नेक्स्ट आपको पता करना है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, यानी दोनों को आपको जो 1 है उसको 2 से मैच करना है। मैच द फॉलोइंग है आपको, और इसका सही जवाब आपको बताना है। तो यहाँ पर सही जवाब आपको हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि आपको यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो विद्युत ऊर्जा होती है वो सोलर सेल से बनता है, और विद्युत से ध्वनि जो है वो लाउड स्पीकर में होता है, और द्रव्यमान से ऊष्मा में नाभिकीय रिएक्टर द्वारा होता है, और रासायनिक से ऊष्मा और प्रकाश में ईंधन दहन के द्वारा होता है। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोग इसको मैच कर लेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आप यहाँ इसको खुद से मैच करने की कोशिश कीजिएगा, और यहाँ पे ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। यानी पहले का हो जाएगा ऑप्शन 4, ऊष्मा से विद्युत ऊर्जा। इस तरह से आप इसको बनाने का कोशिश कीजिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था। और यहाँ पर सही जवाब है गैलीलियो, यानी गैलीलियो ही सर्वप्रथम क्या किए थे कि गैलीलियो ने सर्वप्रथम एक समान रेखीय गति को परिभाषित किया था। उनके अनुसार प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी गति या स्पीड कहते हैं। तत्पश्चात न्यूटन ने पिंडों एवं वस्तुओं की गति का वर्णन करने के लिए गति के नियम प्रतिपादित किए थे। तो इस तरह से सर्वप्रथम गैलीलियो ने बताया था गति के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूटन के गति का पहला नियम जो है वो कहा जाता है, कौन सा नियम कहा जाता है। तो इसे हम लोग जड़ता का नियम या
हम लोग इसे इनर्शिया का लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। तो ये हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को हम लोग जड़त्व का नियम या लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। इसके अनुसार प्रत्येक पिंड तब तक अपनी विरामावस्था अथवा सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में रहता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्यरत न हो। नेक्स्ट है, एक ट्रेन जैसे ही चलना प्रारंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है स्थिरता का जड़त्व, यानी कि जो व्यक्ति अगर ट्रेन में बैठा हुआ है तो उसका शरीर अगर रुका हुआ ट्रेन है तो उसके साथ रुका हुआ रहता है सीट के साथ, लेकिन जैसे ही ट्रेन चलना शुरू करता है तो उसका निचला हिस्सा जो होता है वो ट्रेन के साथ आगे चला जाता है, जबकि ऊपरी हिस्सा जो होता है वो अभी भी स्थिर अवस्था में रहता है, जिसके कारण वो पीछे की ओर झुक जाता है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट है, स्थित विज्ञान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यानी स्टैटिक्स जो होता है वो किससे संबंधित है? तो यह विश्राम की स्थिति से संबंधित है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पूर्णतः घर्षणहीन पृष्ठ कंप्लीटली फ्रिक्शनलेस सरफेस पर खड़ा एक व्यक्ति सीटी बजाने से अपने को गति में ला सकता है। दूसरा है, इसका कारण यह यदि किसी तंत्र पर कोई बाह्य बल क्रियाशील नहीं हो तो इसका संवेग h परिवर्तित नहीं हो सकता है। अब आपको बताना है कि इसमें क्या है। तो ये ए और आर जो है दोनों सही है, लेकिन इसका सही से स्पष्टीकरण नहीं है। यानी दोनों अपने आप में कथन सही है, लेकिन दूसरा कथन जो है पहले की व्याख्या नहीं कर पा रहा है। तो अगर घर्षणहीन पृष्ठ पर कोई व्यक्ति गति नहीं कर सकता, क्योंकि किसी प्रकार की गति के लिए घर्षण आवश्यक है। हालांकि पूर्णतः घर्षण रहित शरीर पर कोई व्यक्ति सीटी बजाकर अपने को गति में ला सकता है। सीटी बजाने के लिए व्यक्ति एक दिशा में हवा छोड़ेगा, जिसके परिणाम स्वरूप विपरीत दिशा में वह गति करने लगेगा। कारण आर में संवेग संरक्षण के सिद्धांत का उल्लेख है, जो पूर्णतः सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि? तो आपको पता है कि चलने के लिए घर्षण की आवश्यकता होती है, लेकिन बर्फ़ पर घर्षण कम होता है, जिसके कारण हम लोग आसानी से नहीं चल पाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न कथन पर तथा उसके निकाले गए निष्कर्ष पर विचार कीजिए। कथन है, भरी हुई गाड़ी कार्ड को चलाने में उसे चलायमान रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है। तो इसका निष्कर्ष क्या होगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद घर्षण कम होता है। यहाँ थोड़ा आंसर में कन्फ्यूजन है, क्योंकि जब गाड़ी चलने लगती है एक बार तो उसका फ्रिक्शन कम हो जाता है, तो जिसके कारण हम कम बल के द्वारा भी उसको चलायमान रख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ आंसर होना चाहिए कि अपेक्षाकृत कम ताकत से धक्का देना पड़ता है, जिसके कारण यहाँ आंसर सी करेक्ट हो जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह नियम किसने दिया था? तो आपको पता है कि यह न्यूटन का तीसरा नियम है। न्यूटन का तीसरा गति नियम बताता है कि प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। तो यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक प्रभावी कोरियोलिस बल किस कारण होता है? सौर प्रणाली, पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी का आंतरिक भाग, कोलोराडो और खारी धारा, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। ये बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि पृथ्वी का घूर्णन के कारण कोरियोलिस बल लगता है। वायुमंडलीय दाब में भिन्नता के कारण वायु गतिमान होती है। इस क्षैतिज गति वायु को पवन कहते हैं। पवनें उच्च दाब से कम दाब की ओर प्रवाहित होती है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन पवनों की दिशा को प्रभावित करता है। पृथ्वी के घूर्णन द्वारा लगने वाले बल को हम लोग कोरियोलिस फोर्स कहते हैं। कोरियोलिस फोर्स अक्षांश के कोण से सीधा समानुपात में बढ़ता है। यह ध्रुवों पर सर्वाधिक और विषुवत वृत्त पर अनुपस्थित होता है। तो पूछ सकते हैं कि कोरियोलिस फोर्स जो होता है, बल जो होता है, वो कहाँ पर सर्वाधिक होता है? तो ये ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है और विषुवत जो रेखा है, इक्वेटर है, इस पर यह नगण्य होता है। और आज का अंतिम प्रश्न है कि एक मनुष्य स्थिर नाव से 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से कूदा
और नाव 0.5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से खिसकी। बताया कि नाव का द्रव्यमान कितना था। तो यहाँ पर ऑप्शन डी यहाँ पर है कि कितना गुना है, तो 10 गुना है। यहाँ इसको बताया गया है कि किस तरह से आप इसको बना सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का हमारा क्वेश्चन। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको जाके पहले देख लें, ताकि मोशन से संबंधित अन्य जानकारी भी आपको प्राप्त हो जाए। थैंक यू।